तो दिस वॉज अबाउट चाइना। अब चलते हैं जापान की तरफ। वी आर मूविंग टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट, जापान को स्टडी करने के लिए उसके मेन आइलैंड्स का नाम पता होना जरूरी है। उसका नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड, उसे होकाइडो आइलैंड कहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा आइलैंड होन्शु आइलैंड, उसके बाद यहाँ पे नीचे से छोटा सा आइलैंड शिकोकू आइलैंड, और ये क्यूसू आइलैंड, और फिर नीचे सदर्न मोस्ट में जो जहाँ पे आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं उन कंबाइनली कहते हैं ryukyu रीजन्स या ryukyu आइलैंड्स, राइट। सो दिस इज द आइलैंड ऑफ जापान, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूसू एंड ryukyu। रिवाइज करेंगे तो याद रह जाएगा। कुछ वाटर बॉडीज या स्ट्रेट के नाम हमें जानना जरूरी है। ऊपर रशिया का सखालिन आइलैंड है, उसकी और होकाइडो के बीच में जो स्ट्रेट उसे ला प्रोजो स्ट्रेट कहते हैं। होकाइडो और होन्शु के बीच में जो स्ट्रेट है उसे सुगारू स्ट्रेट कहते हैं। एंड बिटवीन होन्शु एंड साउथ कोरिया, कोरिया स्ट्रेट और वेस्टर्न चैनल कहते हैं उसे। जापान की जियोलॉजी सबसे बुरी हालत में है जापान जियोलॉजिकली। तो 3 एक्टिव प्लेट्स के कंजक्शन पर है, राइट। फिलिपाइन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कंजक्शन पर जापान लोकेटेड है, और इसकी वजह से जापान एक्चुअली पैसिफिक प्लेट और फिलिपाइन प्लेट या पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन की वजह से एज अ वॉल्केनिक आइलैंड जापान डेवलप हुआ है। और आज भी पैसिफिक प्लेट और फिलिपाइन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में आज भी कोलिजन एक्टिव होता है, और कई बार इसीलिए यहाँ पे जापान में अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे चलती रहती है, प्लस सुनामी यानी सबमरीन अर्थक्वेक आने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा रहती है। द सेम सिचुएशन इज ऑफ गुजरात ऑल्सो। गुजरात भी 3 प्लेट के कंजक्शन पर है, राइट। तो ज्यादा चाइना खुश होने की जरूरत नहीं है। जापान 80% रगड टॉपोग्राफी, मैंने पहले बताया, क्योंकि ये पूरा एक वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस है। बीच में सभी आइलैंड के बीच में वॉल्केनिक माउंटेन रेंज है, यानी मोस्ट ऑफ द जापान में इस तरह की रगड माउंटेनस टॉपोग्राफी है। उसके पास फ्लैट लैंड या प्लेन जो है बहुत ही लिमिटेड है, और जो भी फ्लैट प्लेन है ज्यादातर उसकी ईस्टर्न कोस्ट पे है, और इसीलिए जापान की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उसके ईस्टर्न कोस्ट पे रहती है। कोई बड़ी रिवर जापान में लोकेटेड नहीं है, राइट। यहाँ पे जो भी रिवर है बहुत ही स्मॉल स्विफ्ट रिवर्स है, जो यहाँ से इस मिडल में जो सेंट्रल में माउंटेनियस रीजन से वहां से निकलती है और सीधा ही सी में मिल जाती है। सिमिलर जैसे हमारे वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, राइट। जैसे वो ओरिजिनेट होती है उनके पास ज्यादा रिवर कोर्स या लैंड नहीं होता, सीधे वो मर्ज हो जाती है। वैसे ही स्विफ्ट फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जापान में मिलती है। जापान का क्लाइमेट चाइना जैसा ही वहां पर है कि होकाइडो जो आइलैंड है उसका नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड, वो लॉरेंशियल क्लाइमेट के अंडर है, राइट, यानी कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन में। और उसके अलावा पूरा जापान जो है वो क्लाइमेटिकली चाइना टाइप क्लाइमेट के अंडर में, यानी कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन के अंडर में। क्लाइमेट वाइज अगर हम देखें तो जापान में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, बहुत ही अच्छी अमाउंट में होता है, क्योंकि कहीं से भी विंड पास हो उसको बारिश मिल ही जाती है। समर सीजन में भी अगर देखें जो विंड यहाँ ऊपर नॉर्दर्न साइड से मूव करते हैं, राइट, बिकॉज इंटरनल इस लैंड में हीटिंग होती है, और जिस तरह से हमारे यहाँ भी नॉर्दर्न ट्रेड विंड नॉर्दर्न साइड मूवमेंट करते हैं, ये भी विंड जापान की ओर मूवमेंट करते हैं, और इसकी ईस्टर्न कोस्ट पे वो बारिश देते हैं, राइट, क्योंकि ये सारे ऑनशोर विंड्स हैं, मॉइस्चर वाले विंड है, तो यहाँ पे बारिश होती है। विंटर सीजन में भी ये होता है कि साइबेरियन से विंड आते हैं, ड्राई विंड्स आते हैं, लेकिन ये फिर सी ऑफ जापान से होते हुए फिर जापान में एंटर करते हैं। इसी सी ऑफ जापान में भी मॉइस्चर एक्सेप्ट करेंगे, और फिर उसके वेस्टर्न कोस्ट पे भी बारिश होगी, और इसलिए दोनों तरफ इस तरह की ओशन या वाटर बॉडी होने की वजह से किसी भी डायरेक्शन से विंड आए उसे बारिश मिल जाती है। प्रॉब्लम यह है कि लेकिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं, राइट। बारिश तो अच्छी है बट ओनली 20% ऑफ जापान हैज इट्स एरेबल लैंड और एग्रीकल्चर लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सो स्पेशली उसका इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑब्वियसली वेट पाड़ी है। मोस्ट ऑफ द रीजन माउंटेनियस रीजन, इसलिए वहां पे टेरेस फार्मिंग या टेरेस पैडी उगाई जाती है। उसके अलावा व्हीट, बार्ली, सोयाबीन, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज वहां पे उगाए जाते हैं। जापान की फितरत है उसके सारे रिस्ट्रिक्शन को ओवरकम करने की। उसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो लैंड के बिना भी एग्रीकल्चर करेंगे। इसे कहते हैं इंडोर फार्मिंग इन जापान। अभी रिसेंटली इस टाइप की इनोवेशंस जापान ने स्टार्ट किए।
जापान के अंदर जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की फैक्ट्रीज होती है, जैसे सोनी की है, पैनासोनिक की है, तो वो फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद उन्होंने इस फैक्ट्री को इंडोर फार्मिंग में तब्दील किया है। इस पूरे फैक्ट्री के अंदर इस तरह पूरे स्टैक में वेजिटेशन उगाने की उन्होंने शुरुआत की है। पूरे एरिया में ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली मेंटेन की जाती है और सॉइल को यूज किए बिना यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, और इस टेक्निक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। इस टेक्निक में सॉइल में से जो भी प्लांट को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के जरिए उस फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिशंस को रूट के डायरेक्टली रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप वहां पे उसको अप्लाई किया जाता है, और इस तरह से ये प्लांट का कल्टीवेशन वहां पर होता है। उतना ही नहीं, वहां पे एलईडी लाइट्स, उस हर स्टैक के ऊपर इस तरीके की एलईडी लाइट उन्होंने फिट किया विथ ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग, कि जिस तरह नेचुरल लाइट धीरे धीरे दिन में ज्यादा होती है, रात में कम होती जाती है, और उसके हिसाब से प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसी हिसाब से ये एलईडी लाइट्स भी ऑटोमेटिकली अपनी इंटेंसिटी चेंज करती है। और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुआ है। जापान में उन्होंने आज लेटेस्ट और इस तरह के वेजिटेबल्स उगाने का ट्राई किया, और फार्म प्रोडक्शन से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका प्रोडक्शन ज्यादा भी है और उनकी क्वालिटी ज्यादा बेटर भी है। सो दिस इज कॉल्ड द इंडोर फार्मिंग ऑफ जापान। एक नया इनोवेशन है इन डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज उनके डाइट में फिश, और उसके लिए इसलिए उसकी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फिशरी। जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग सेक्टर। डीप सी फिशिंग, एक्वाकल्चर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मॉडर्न हैचिंग टेक्निक्स, सभी तरीके की सोफिस्टिकेटेड हाईटेक फिशिंग वहां पर होती है। और जापान को एक कुछ नेचुरल बेनिफिट्स भी है जो उसकी फिशिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटिंग ऑफ द ओल्ड करंट, कोल्ड करंट एंड द वार्म करंट। हम जानते हैं वार्म करंट कुरोशियो और वार्म कोल्ड करंट ओयाशियो, ये दोनों जापान के ईस्टर्न कोस्ट के अराउंड मिलते हैं। ओशन करंट के दौरान ही मैंने कहा था कि जहां कहीं पे भी कोल्ड करंट और वार्म करंट दोनों मिलते हैं, वहां पे अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है, और वैसी नेचुरल कंडीशन जापान के कोस्ट पे बन रही है। इसके अलावा जापान की पूरी कोस्ट लाइन इनंडेटेड है, जो हार्बर के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट पे या वेस्टर्न कोस्ट पे जो कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो भी बहुत ही शैलो है। उसके बाद टेम्परेट वाटर में है ये। मैंने पहले ही बताया था कि ट्रॉपिकल वाटर में अगर हम फिशिंग करें तो एक कैच में बहुत ही अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग स्पीसीज की फिशेस हमें पाई जाएगी। लेकिन टेम्परेट रीजन में ये होता है कि अगर एक बार कैच की जाए तो फिश के एक स्पीसीज के बहुत बड़े बड़े शॉल्स कहते हैं या ग्रुप होता है, वो एक साथ स्विम करता है, और एक कैच में एक ही तरीके की बहुत बड़ी फिश का वॉल्यूम हमें मिल जाता है। ये टेम्परेट वाटर की खासियत है, और वहां पे इसीलिए फिशिंग ज्यादा अच्छे से डेवलप होता है। तो इस चारों रीजन की वजह से जापान जो है उसकी फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बिकॉज ऑफ द नेचुरल रीजंस। लेकिन जापान में और एक चीज फिशिंग में इंपॉर्टेंट है, वो है व्हेलिंग, यानी व्हेल का हंटिंग। व्हेल इज द चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर जापान। और जिस तरह हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता है, रिलीजियस सेरेमनी होती है, हमारी एक स्पेशल डेलिकेसीज होती है फेस्टिवल के अनुसार, वैसे ही वहां पे अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी है, फेस्टिवल्स है, तो वहां पे व्हेल के मीट से बनाई हुई डेलिकेसीज वहां पे खाई जाती है। और व्हेल के मीट से ही नहीं, व्हेल के बोन्स, ब्लबर, ऑयल, इन सभी चीजों को कंजर्व किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब काफी सारा डिस्ट्रक्शन हो गया जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर का, राइट, उस एग्रीकल्चर में काफी डैमेज हो गया, उसकी वजह से भी जापान में व्हेल के मीट का कंजप्शन और भी बढ़ गया। लेकिन प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुए। ट्रेडिशनली जापान व्हेल का हंटिंग करते आ रहा है, लेकिन 1986 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने पूरे ग्लोबल लेवल पे व्हेल हंटिंग पे बैन लगा दिया। ये बैन सिर्फ कमर्शियल हंटिंग पे था। अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए व्हेल का हंटिंग करना है तो इट वाज अलाउड। और जापान वाज द मेंबर ऑफ, इट इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। उसने पहले इस मोराटोरियम को फॉलो करते हुए उसने बंद कर दिया हंटिंग, लेकिन फिर 2005 से उसने फिर से व्हेल हंटिंग स्टार्ट की इन द नेम ऑफ जापान व्हेल हंटिंग प्रोग्राम नोन एज जर्पा 2। ये प्रोग्राम उसने नेम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट किया, यानी व्हेल हंटिंग साइंटिफिक रिसर्च के लिए कर रहा है, इस वजह दिखा के उसने हंटिंग स्टार्ट की। कहाँ पे हंटिंग स्टार्ट की? सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन में। 2005 से लेके अब तक ये व्हेल की हंटिंग कर रहा है। उसका ऑब्वियसली अपोजिशन होगा, एनवायरमेंटलिस्ट उसका अपोज करते आए जापानीज व्हेल हंटिंग का, कि व्हेल हंटिंग करने की वजह से व्हेल की अगर पॉपुलेशन कम होगी तो पूरे मरीन इकोलॉजी सिस्टम पे डैमेज हो सकता है, क्योंकि व्हेल एक चीफ प्रीडेटर है, और अगर
व्हेल का पॉपुलेशन कम हो गया तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी 2010 में जापान के इस व्हेल हंटिंग प्रोग्राम के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जो भी ये जापान हंटिंग कर रहा है इट्स नॉट अ साइंटिफिक, लेकिन ये कॉमर्शियल हंटिंग है, क्योंकि वो सारा हंटिंग होने के बाद वो सारा व्हेल का मीट जो है वहां की शॉप्स और रेस्टोरेंट पे पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा कि 2005 से लेके आज तक जापान ने 3000 व्हेल का हंटिंग कर चुका है, लेकिन साइंटिफिक आउटपुट उसका नेग्लिजिबल है। इंटरनेशनल व्हेल कमीशन ने भी ये कहा कि आज इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि अगर जापानीज साइंटिस्ट को व्हेल के रिसर्च करना है तो उसके लिए डीएनए सैंपलिंग है, रिमोट सेंसिंग है, ऐसी कई टेक्नोलॉजी है। जरूरी नहीं है कि उस रिसर्च के लिए व्हेल का हंटिंग करना पड़े, राइट। और इफ इट ऑल जापानीज रिसर्चर्स को अगर व्हेल की डेड बॉडी चाहिए तो नेचुरल वे में जो व्हेल्स डाई होती है और वर्ल्ड के कई कोस्टल एरिया पे पाई जाती है, तो ऐसे नेचुरली डाइड डेड व्हेल्स को वो लेकर भी उसको रिसर्च कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी वर्डिक्ट आ गया और उसने कहा कि जापान का जो पूरा व्हेल हंटिंग प्रोग्राम है जरपा 2, ये साइंटिफिक नहीं है और उसे वो बंद करना पड़ेगा। ये पूरा जो है वो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने जो भी बैन किया उसका ये वायलेशन है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जापान को कहा कि ये सारी जो लिथल मेथड्स आप यूज कर रहे हैं उसके रिसर्च के लिए बंद कर दीजिए, और इसीलिए जापान ने डिक्लेयर किया कि 2014-15 उस सीजन के लिए वो व्हेलिंग का हंटिंग नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट सीजन में वो और अपना एक अलग प्रपोजल बनाएगा हंटिंग को चालू रखने के लिए। एक अलग तरीके से वो प्रपोजल भेजेगा इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। दिस वॉज ऑल अबाउट द व्हेलिंग प्रोग्राम ऑफ चाइना, जापान। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ चाइना, मिनरल के बारे में जापान बहुत ही अनलकी है, बिकॉज एक्सपोर्टर नहीं है बट लार्जेस्ट इंपोर्टर है। जापान इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। कोल दो छोटी जगहों पे मिलता है, इशिकारी कोल फील्ड, एनिमल पेट्रोलियम, निगाटा, अकीटा, लेकिन ये सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ही एजिंग हो चुके हैं। कुछ खास प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, जैसे कोल रिजर्व यहाँ पे कुशीरो, इशिकारी और उबे रीजन में थोड़ा बहुत कोल मिलता है, बट काफी एजिंग हो चुके हैं ये सारी साइट्स। पेट्रोलियम अकीटा और निगाटा में मिलता है, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। कुओमाइशी में आयरन ओर मिलता है इन दी होन्सू आइलैंड। फुकुशिमा एंड ईस्टर्न होन्सू और सिकोकू आइलैंड में कॉपर के रिजर्व मिलता है, बट नॉट सो सब्सटेंशियल लेवल पर। इम्पोर्टेंट है जापान के इंडस्ट्रियल रीजन। 4 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है जापान के। फर्स्ट क्वांटो प्लेन, सेकेंड इज कॉल्ड नोबी और नगायो प्लेन, थर्ड इज किंकी प्लेन और फोर्थ इज क्यूसू प्लेन, राइट। वन बाय वन को स्टडी करते हैं, लेकिन सबसे पहले होकाइडो आइलैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। जापान का 1/4 एग्रीकल्चर लैंड इस होकाइडो आइलैंड में है और इसलिए वहां पे व्हीट, सोयाबीन, पोटेटोज और सुगर बीट का कल्टीवेशन होता है। लॉरेंशियन क्लाइमेट है, कूल क्लाइमेट है, इसलिए व्हीट का कल्टीवेशन यहाँ पर होता है। उसके अलावा लॉरेंशियन क्लाइमेट, सॉफ्टवुड के फॉरेस्ट, टिम्बर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप है। और इसके अलावा क्योंकि नेचुरल सीनिक ब्यूटी ज्यादा है, टूरिज्म भी यहाँ पे बहुत ही फेमस है। होकाइडो आइलैंड का कैपिटल सपारो भी इम्पोर्टेंट सिटी इज फॉर टूरिज्म, पेपर एंड स्टील इंडस्ट्रीज। उसके अलावा सदर्न मोस्ट उसके कोस्टल रीजन में एक सिटी है मुरोरन सिटी, वो भी स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। फर्स्ट इज क्वांटो प्लेन। देयर इज अ करेक्शन, इट इज टोक्यो नॉट क्योटो। क्योटो सिटी, चिबा, कावासाकी एंड योकोहामा, ये 4 सिटी है क्वांटो प्लेन की। यहाँ पे जापान का सबसे लार्ज स्टील प्रोडक्शन होता है, इसलिए उसको स्टील कैपिटल या स्टील रीजन ऑफ जापान कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि जापान के पास तो कुछ रिजर्व है नहीं आयरन और कोल का, आयरन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है और कोल ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है। क्वांटो प्लेन में योकोहामा सिटी इज वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल, वर्ल्ड्स फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर। टोक्यो सिटी इज नोन फॉर इट्स इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग गुड्स। कावासाकी सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट और ग्लास इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। नागोया प्लेन, इसकी 3 इंपॉर्टेंट सिटी है, गिफू, नागोया एंड हमामात्सु। लीडिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर, लेकिन नागाया सिटी वो ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ जापान है।
यानी गिफू और हमामात्सु टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नागोया वहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्यादा डोमिनेटिंग है। किंकी प्लेन उसकी 3 इंपॉर्टेंट सिटी क्योटो, ओसाका एंड कोबे। क्योटो जापान का ओल्ड कैपिटल है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। उसके बाद ओसाका टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। कोबे इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। कोबे जो है वो पोर्ट भी है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद क्यूसू प्लेन हिरोशिमा, उबे, किटाक्यूसू, फुकुओका एंड नागासाकी सिटी इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ क्यूसू प्लेन। उसमें जो किटाक्यूसू सिटी है वो खुद 5 सिटीज के मर्जर से बना है। याहाटा, कोकुरा, मोजी, टोबाटा, वाकामात्सु सारे सिटी के मर्जर से किटाक्यूसू सिटी बना है। स्टील इंडस्ट्री के लिए किटाक्यूसू जाना जाता है और नागासाकी और फुकुओका भी स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। उसके बाद हिरोशिमा सिटी, वहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। और उबे, वहां पे केमिकल इंडस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ जापान, देखिए जापान के पास ना आयरन ओर है, ना कोल रिजर्व है, ना एनर्जी रिसोर्स है। ऊपर से ज्यादा वहां पर नेचुरल हजार्ड्स, अर्थक्वेक, वल्केनिसिटी, सुनामी, ये सारे चेंजेस, ये सारे प्रॉब्लम्स वहां पर है। यही सारे अगर फीचर्स किसी और कंट्री में होते तो वो कंट्री आज अंडर डेवलप कंट्री या लीस्ट डेवलप कंट्री होती। लेकिन जापान इज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और उसका सबसे बड़ा रीजन है जापान के लोगों का एटीट्यूड। दे बिलीव इन ओवरकमिंग द रिस्ट्रिक्शंस, दे बिलीव इन प्रिसीजन, परफेक्शन एंड हार्ड वर्क। जापान आज एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉलेज हब है। उसके पास 2 चीजों सिर्फ नेचर से अगर बेनिफिशियल उसको हुआ है तो सिर्फ 2 चीज। उसके पास अच्छे नेचुरल पोर्ट्स हैं और उसके पास क्योंकि बहुत ही फास्ट फ्लोइंग शिप रिवर्स है और इसलिए वहां पे उसको चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सिर्फ ये दोनों बेनिफिट है उसके पास। अदरवाइज उसकी पूरी इकोनॉमी जो डेवलप हुई है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ देयर पीपल। वीकनेसेस आज ये है कि पॉपुलेशन एजिंग होती जा रही है जापान की, राइट। फ्यूचर में पॉपुलेशन इस एजिंग होने की वजह से उनके वर्कफोर्स का शॉर्टेज होने वाला है। उसके बाद ये भी है कि जापान की पॉपुलेशन में इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लॉन्गेटिविटी, तो उनकी लाइफ लाइन बहुत ही ज्यादा है। इसलिए पेंशन, इंश्योरेंस, ये सारे इकोनॉमिक बर्डन भी जापान पे आने वाला है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि कुछ ही रीजन हैबिटेबल है, राइट। कुछ ही रीजन वहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हुआ है, प्लेन रीजन है, और ऐसे रीजन ऑलरेडी बहुत ही डेंस हो चुके हैं। ऑलरेडी देखा नेचुरल हजार्ड यहाँ पर आते रहते हैं, अर्थक्वेक, वल्केनिसिटी, सुनामी। सिर्फ सिकोकू आइलैंड एक ऐसा है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो नहीं, अदरवाइज ऑल अदर आइलैंड हैज एक्टिव वोल्केनो, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ जापान, व्हाट आर द वीकनेसेस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड रशिया।